आज हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। ग्रेट डिप्रेशन, अच्छा यहाँ पे ना बहुत बच्चों को लगता है कि ये डिप्रेशन आखिर है क्या, है ना। आज का टॉपिक क्या है, द ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि आखिर डिप्रेशन का मतलब क्या है ना। देखिए, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे हिस्ट्री में है मंदी। क्या है? मंदी। मंदी एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है मंदी। मंदी का मतलब क्या हुआ? मंदी का मतलब ये हो गया कि जो हिस्ट्री के मामले में हम लोग अभी देख रहे हैं, हिस्ट्री के नज़रिए से देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मंदी का मतलब ये समझेंगे कि जो बड़े बड़े उस समय पे इंडस्ट्री थे, फैक्ट्री थे, जो बड़े बड़े कंपनी थे, है ना, वो ठप पड़ गया था, मतलब कि वो चल नहीं रहा था। पहला आप ये कह सकते हैं मंदी का मतलब। दूसरा मंदी का मतलब ये भी होता है कि थोड़ा बहुत पैसे में कमी आ जाना, थोड़ा बहुत पैसे में कमी आ जाना। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे ठप हो जाना। मतलब कि डिप्रेशन का मतलब ही होता है मंदी, और मंदी का सिचुएशन ही कुछ ऐसा होता है, मंदी का मतलब ही ऐसा होता है जहाँ पे कि जो भी चीज़ आपका चल रहा था वो अभी फ़िलहाल चलेगा, लेकिन बहुत ही धीरे चलेगा। जिस लेवल से चलना चाहिए उस लेवल से चलेगा नहीं, लेकिन धीरे चलेगा। और जब धीरे चलेगा तो आपके पास बहुत प्रकार का समस्या आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपके कंट्री में 50 बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, अब 50 फैक्ट्री धीरे धीरे कम पड़ रहा है, यानी कि काम वो धीरे धीरे अब करना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। जिस रफ्तार से पहले करता था उस रफ्तार से नहीं कर पा रहा है, बहुत धीरे कर पा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, है ना। सारा फैक्टर आपस में कनेक्टेड है। तो वही यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि डिप्रेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ यदि आपके सामने चल रहा है उसमें कमी आ जाना। ठीक है, चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। लिखा हुआ है द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि जो डिप्रेशन है, जो मंदी का दौर है, क्या केवल भारत में था? क्या नहीं, भारत के साथ साथ बाकी अलग अलग कंट्री में भी था। ठीक है, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो इसका असर केवल एक देश पे देखने को नहीं मिलेगा। यदि मंदी है तो एक देश पे इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, बाकी देशों पर भी इसका असर देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो दौर है 1929 से लेकर 1930 के बीच का, इस समय में लगभग 1 साल का गैप है इसमें, है ना। तो इस समय पे 1 साल से भी कम है। तो इस समय पे मंदी का दौर था, मतलब कि जहाँ जहाँ भी छोटे मोटे फैक्ट्री थे, कंपनी थे, उसके बाद फिर छोटे मोटे जिसका काम चल रहा होगा, इनकम जिसका था, वो धीरे धीरे नीचे बैठ रहा था। ठीक है, ये ऐसा दौर था। आगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन सो अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। देखिए, इस पीरियड में 1929 से लेकर 1930 के पीरियड के बीच में जितने भी इंडस्ट्रियल नेशन थे, इंडस्ट्रियल नेशन का मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री अब धीरे धीरे आ रहा था, वहाँ पे ड्रास्टिक डिक्लाइन देखा गया। मतलब कि बहुत तगड़ा वाला वहाँ पे कमी देखा गया। किस मामले में? प्रोडक्शन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, इनकम के मामले में, ट्रेड के मामले में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि 1929 से लेकर 1930 का ये ऐसा ही टाइम पीरियड था जहाँ पे कि इंडस्ट्री धीरे धीरे नीचे बैठ रहे थे। जब इंडस्ट्री बैठेगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, उसका जो उसका रोज़गार था वो चला जाएगा, रोज़गार जाएगा, इनकम नहीं आ पाएगा, इनकम नहीं होगा तो वो कुछ खरीदेंगे बेचेंगे कैसे, है ना। तो यह है मंदी का दौर। आगे बढ़ते हैं। बट एग्रीकल्चरल रीजन एंड कम्युनिटीज वेयर द वर्स्ट अफेक्टेड because the fall in agricultural prices was greater than that in the prices of industrial goods। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे इंडस्ट्री नीचे बैठ रहे थे, वो धीरे चल नहीं पा रहे थे, वैसे ही एक और इसमें फैक्टर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे ठप हो रहा था, एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी नीचे गिर रहे थे, एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी नीचे गिर रहे थे एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल गुड्स। यानी कि जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमारे जो एग्रीकल्चर गुड्स थे वो भी नीचे जा रहे थे। समझ रहे बात को? तो मोटा मोटी यदि आपसे पूछे कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि डिप्रेशन मतलब ये हो गया कि मंदी का दौर, और मंदी का दौर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में गिरावट आ जाना, है ना। जिस हिसाब से उसको चलना चाहिए उस हिसाब से यदि वो नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डिप्रेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर। तो डिप्रेशन आया कैसे? इस डिप्रेशन के पीछे बहुत सारे हमारे कारण हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं
कि आखिर डिप्रेशन आया, मंदी का दौर आया तो वो क्या था, वो आखिर क्यों मंदी का दौर आया, क्या क्या कारण थे, इसके बारे में जानिए। सबसे पहला आपका है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन में क्या है, देखिए एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन लीड टू द फॉलिंग प्राइसेस। देखिए हमने आपको कहा था कि यदि मार्केट में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पहुंच जाए तो उसका प्राइस अपने आप नीचे गिर जाता है, लेकिन यदि मार्केट में उस चीज़ का संख्या बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है, तो उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में यानी कि खेतों में इतना ज़्यादा खेती कर लिया गया, इतना ज़्यादा खेती कर लिया गया कि पूरा मार्केट अनाजों से बढ़ गया, और जब अनाजों से बढ़ गया तो उसका पैसा अपने आप नीचे गिर जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू जो था वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नाउ फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन एंड सेल मोर इन द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम। अब यहाँ से जब उनका प्राइस नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे बैठने लगा तो यहाँ पे किसान क्या चाह रहे थे, किसान चाह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज बेचें और हम उसी इनकम को मेंटेन कर पाएँ जो इनकम हमारा पहले था। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा था, कंडीशन को समझिएगा। पहली बात तो मार्केट पूरा अनाजों से भरा हुआ है, और यदि किसान अपना छोटा छोटा अनाज करके बेचे, यदि धीरे धीरे एकदम छोटे छोटे लेवल पे यदि वो अनाज बेचे, तो पहली बात तो अनाज का प्राइस कम है, उसके बाद वो धीरे धीरे बेच रहा है अपना, और इससे भी उसका प्राइस और कम मिलेगा, है ना। तो ये क्या चाह रहा था कि एग्रीकल्चर के प्राइस का नीचे तो जा ही चुका है, यानी कि एग्रीकल्चर का प्राइस जो है वो नीचे तो जा ही चुका है, तो अब क्या करो, ज़्यादा मात्रा में और मार्केट में एग्रीकल्चर गुड्स को भेजो, उसको बेचो, ताकि हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा भाई, आप कितना भी अनाज भेज लीजिए मार्केट में, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। प्रॉफिट होगा लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्राइस नीचे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि मार्केट पूरा एग्रीकल्चर के गुड्स से ही भरे हुए हैं। आगे, दिस वॉश द दिस वॉश द सिचुएशन मोर बिकॉज prices further fell and leading to farm produce rotting in the market and lack of buyer। इतना ज़्यादा मार्केट में अनाज पहुंच चुका था किसानों के द्वारा मार्केट में अनाज इतना ज़्यादा पहुंचाया जा चुका था कि मार्केट में खरीदने वाले का कमी पड़ गया, है ना। जब मार्केट में खरीदने वाले का कमी पड़ गया तो वहाँ पे अनाज एकदम बोड़े में बोड़े बंधा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, चूहा खा रहा है, उसमें दीमक पड़ रहा है, ये सारा कुछ समय पे हो रहा था। अब ज़रा सोचिए यहाँ पे कि एग्रीकल्चर के ओवर प्रोडक्शन से हम लोगों को तो शुरुआत में यही लगता था कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। नहीं, प्रॉफिट तभी होता है जितना मार्केट को चाहिए उतना ही यदि आप प्रोडक्शन करते हैं तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जितना मार्केट को चाहिए उससे कई ज़्यादा यदि आप मार्केट में जाके पहुँचा देते हैं अपने सामानों को तो उसका प्राइस नीचे ऑटोमेटिक गिर जाता है। समझ में आ गया बात। तो यहाँ से क्या हो गया, मंदी का दौर आया, खास करके किस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। ये लोग उपजा तो रहे थे बहुत, लेकिन उपजाने के बदले में इसको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला रीजन हो गया हमारा। दूसरा रीजन क्या था मंदी का, देखिए यहाँ पे विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन। यूएस जो समय पे था ना, बड़ा पावरफुल कंट्री था, बड़ा अमीर था, वो अलग अलग कंट्री को पैसा देता था, लोन देता था, लो पैसा लो और जाके अपना इकोनॉमी सुधारो, है ना, बदले में हमको बस पैसा चुका देना इंटरेस्ट के साथ, ये कहता था अमेरिका। यूएस मतलब अमेरिका समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू लोन्स फ्रॉम यूएस। बहुत सारे ऐसे कंट्री उस समय पे थे जो कि अपने देश के फाइनेंस को वो चला रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, किससे लोन लेकर, यूएस से लोन लेकर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, किसी में पैसा लगा देना, फैक्ट्री लगा देना, बड़े बड़े कंपनी लगा देना, इस प्रकार के चीज़ों में वो पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे थे अमेरिका से लेकर लोन के तौर पर। Now US overseas loans had gone from $1 billion to $1.25 and countries depending on US loan now faced an acute crisis। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया कि अब धीरे धीरे अमेरिका लोन देना इन सबको बंद कर दिया। ठीक है, अमेरिका धीरे धीरे लोन देना बंद कर दिया। तो जहाँ वो $1 बिलियन दिया करता था अब उसका 1/4 हो गया, यानी कि 50 एकदम, जैसे 1 रुपया है ना, 1 रुपया का 1/4 कर दीजिए, यानी कि 25 पैसा, है ना। तो अब मात्र 25% ही ये अपना लोन दे पा रहा था, बाकी जो 75% लोन था वो अमेरिका अपना वापस ले लिया, क्योंकि भाई उसको भी तो अपना इकोनॉमी सुधारना है, क्योंकि मंदी हर जगह पे आता है, किसी खास जगह पर नहीं आता है। हाँ, वो अलग है कि टाइमिंग सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस दौर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक ऐसा दौर है जहाँ पे कि मंदी लगभग हर एक जगह पे देखने को आपको मिल रहा था।
ठीक है। तो अब चूंकि अमेरिका में भी मंदी है तो उसको अपना इकोनॉमी सुधारना है, तो वो लोन देना बंद कर दिया, और लोन जब देना वो बंद कर दिया तो जितने भी कंट्री यूएस के लोन पर डिपेंड था उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका कंट्री ही चल रहा था अमेरिका के लोन पर। अब जब अमेरिका लोन ही देना बंद कर दिया तो फिर तो दिक्कत होगा ही होगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बट यूएस अटेम्प्टेड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज। अब डिप्रेशन तो अमेरिका में भी था, अमेरिका वाले लोगों ने अपने यहाँ पे डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी को ज़्यादा कर दिया, डबल कर दिया। मतलब कि कोई भी यदि कंट्री वाले लोग अमेरिका में अपने सामानों को बेचने के लिए जाएगा तो उससे जितना पहले टैक्स लिया जाता था बाउंड्री पे, उससे अब दुगुना लिया जाएगा। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉवल ऑफ यूएस लोन वाज मेनली सॉन इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। तो जहाँ जहाँ भी अमेरिका ने लोन दे रखा था वहाँ से उन्होंने अपना लोन वापस तो लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोन वापस लेने से यदि कोई जगह प्रभावित हुआ तो वो हुआ यूरोप और लैटिन अमेरिका। समझ रहे बात को। चलिए, तो यहाँ तक आपने क्या समझा, यहाँ तक आपने दो अलग अलग फैक्टर पढ़ा जिसके वजह से मंदी का दौर आया था। ठीक है, पहला क्या था, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, और दूसरा था विड्रॉवल ऑफ यूएस लोन। जिस जिस कंट्री को अमेरिका ने लोन दे रखा था उन सभी से लोन वापस वो ले रहा था। अब जो भी कंट्री उसके डिपेंड था, लोन के ऊपर डिपेंड था, वो सारा बेचारा नीचे चला गया, वहाँ पे मंदी आ गया, वहाँ के फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनी, है ना, इंडस्ट्री धीरे धीरे नीचे ठप हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने दो मेन पॉइंट पढ़ा जिसके वजह से डिप्रेशन आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन यूएसए। आपके बुक में ये टॉपिक तो दिया हुआ नहीं है, मतलब कि कंटेंट है लेकिन इसे सेपरेट वाइज टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग सेपरेट बना लिया है टॉपिक ताकि आपको समझ में ज़रा आ पाए, और एग्जाम्पल यदि एग्जाम में पूछे तो आप इसको सेपरेटली डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डिप्रेशन आया हर जगह पर, अमेरिका में भी आया, यानी कि यूएसए में भी आया। तो यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, है ना, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, खास करके यूएसए में। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोलैप्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला बात तो डिप्रेशन का ये हुआ अमेरिका में कि जो बड़े बड़े बिजनेस थे, बड़े के साथ साथ जो छोटे मोटे बिजनेस भी थे, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गए। कोलैप्स का क्या मतलब, बंद हो गए, ठप हो गए, बेचारे बंद हो गए होंगे वो। ड्यू टू लो डिमांड द बिजनेस हाउस कोलैप्स्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब देखिए ग्रेट डिप्रेशन है, इंसानों के, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो क्या वो अपने सामानों को खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस थे, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री ये सब थे, वो धीरे धीरे नीचे बैठ रहा था, क्योंकि उसके सामानों को कोई खरीद ही नहीं रहा था। कैसे खरीदेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा तब तो खरीदेगा, है ना। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउस थे एकदम धीरे धीरे वो कोलैप्स होने लगा, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो वही था हमारा पहला कोलैप्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड यानी कि घरों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। देखिए, फेस्ड विथ फॉलिंग इनकम्स मैनी हाउस होल्ड इन यूएस कुड नॉट repay what they had borrowed and forced to give up their homes, cars and other consumer durables। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, वहाँ के लोगों का इनकम जो है वो नीचे गिर रहा था। इनकम इसलिए नीचे गिर रहा था क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, है ना। वहाँ पे मंदी का दौर था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, और फैक्ट्री में वो तभी तक काम करेगा ना जब तक कि फैक्ट्री के सामान बिक रहे हैं। फैक्ट्री में यदि सामान जो बन रहा है वो बिक ही नहीं रहा है तो वो इंसान फैक्ट्री में काम क्यों करेगा, काम नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो इंसान फैक्ट्री में काम कर रहे थे, डिप्रेशन के दौरान उनका जो डिमांड था, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है बिस्किट के फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या होगा, बिस्किट आदमी खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास खुद पैसा नहीं है। अब जब आदमी बिस्किट खरीद ही नहीं पा रहा है तो क्या फैक्ट्री वाला बिस्किट बनाएगा, नहीं बनाएगा। मान लीजिए यदि वो बना भी रहा है तो वो उतना ही बनाएगा जितना उसके पास पैसा है ना। अब इससे हुआ क्या कि लोग काम तो करेंगे ही, पेट तो उसको पालना ही है, लेकिन उसका इनकम क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। किसका इनकम कम किया गया, लेबर का, जो उसमें काम क्या करते थे उनका। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ था कि फॉलिंग फेस्ड विथ फॉलिंग इनकम्स, इनकम क्या हो रहा था, लेबर लोगों का, वर्कर लोगों का नीचे गिर रहा था। मैनी हाउस होल्ड्स इन यूएस कुड नॉट रीपे वाट दे हैड बोरोड। इसके साथ ही साथ जब उनका इनकम धीरे धीरे नीचे गिरने लगा तो वो जो अपने जीवन को चलाने के लिए लोन ले रखा होगा या फिर जो किसी प्रकार का यदि वो एडवांस लिया होगा किसी से, तो वो उसको चुकता नहीं कर पा रहा था। एंड फोर्स्ड टू गिव अप देयर होम्स, कार्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स।
अब उनको यहाँ पे फोर्स किया जाने लगा लोगों को कि आप हमारे लोन को चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो घर है, जो गाड़ी है, और भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है जैसे सोना, चांदी, हीरा मोती कुछ भी यदि है तो आप हमको दीजिए, इससे आपका लोन चुकता हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। कोलैप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम भी धीरे धीरे ठप हो रहा था अमेरिका का। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स वेंट बैंकरप्ट एंड वेयर फोर्स्ड टू क्लोज। अब देखिए हुआ क्या, जो भी उस समय पे बैंक थे अमेरिका के, वो बैंक क्या कर चुके थे, लोगों को लोन देते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लो पैसा लो और जाके अपना फैक्ट्री वैक्ट्री जो आपको करना है वो काम करो, लेकिन बाद में इंटरेस्ट के साथ पैसा चुकता कर देना। अब जब लोगों का फैक्ट्री ही नीचे ठप हो गया है, वो उसका फैक्ट्री चल ही नहीं रहा है, तो क्या वो लोन चुकता कर पाएगा बैंक को? कभी नहीं कर पाएगा, है ना। अब बैंक के पास क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, अपने बैंक को बंद करो, जो पैसा गया उसको जाने दो, बाद में रिकवर करेंगे, लेकिन फिलहाल बैंक को बंद करो, है ना। तो बैंक उसका बंद हो गया। उसके बाद हुआ क्या, ओवर 4000 बैंक्स हैड क्लोज्ड। सोचो 4000 लगभग बैंक को उस समय पे अमेरिका में क्लोज कर दिया गया। क्लोज इसलिए किया गया कि जो भी लोग लोन ले रखा था बैंक से, वो लोन चुकता नहीं कर पा रहा था वो लोग, इसीलिए उसके पूरी तरीके से बैंक को ही बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं फिर। कोलैप्स ऑफ कंपनीज बिटवीन 1929 एंड 1932 अबाउट 1,10,000 कंपनीज हैड कोलैप्स्ड। सोचो 1,10,000 छोटे मोटे कंपनी कोलैप्स हो गए, यानी कि बर्बाद हो गए, बंद हो गए, तहस नहस हो गए, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। कहाँ से काम चलेगा उसमें, कहाँ से सामान बन पाएगा, तो इतना सारे कंपनी बंद हो गए हमारे। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का। अब जरा सोचिए, बिजनेस ठप पड़ रहा है, लोगों को घर में अपना घर चलाने के लिए खर्च ही नहीं है, बैंकिंग सिस्टम बंद हो जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ क्या सामने आएगा मालूम है? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी, क्योंकि लोगों को काम तो चाहिए ही चाहिए भाई, तो बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ने लगा। क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिकेम वेरी हाई, पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड। तो अपने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए ये लोग क्या करने लगे, बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे, और किसी प्रकार का काम मिल जाए इसके तलाश में ये लोग ढूंढने एकदम निकलने लगे, है ना। कोई भी काम दे दो भाई, हम काम करेंगे, बस काम के बदले में आप हमको कुछ पैसा दे दीजिएगा, है ना, ताकि हम अपने बाल बच्चे, बीवी का, अपने घर का, अपने परिवार का पूरा पेट पाल सके। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये आप 5 पॉइंट बता सकते हैं। यदि आपके नज़रिए से कुछ और बन सकता है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया में किस प्रकार से ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग अमेरिका का बात किए, यूरोप का बात कर लिए, लेकिन इंडिया में किस प्रकार का कंडीशन था डिप्रेशन को लेकर, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।